After bathing, moisture from baby skin disappears. Like Mr. India, is it? गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए नेक्स्ट सीरीज यूपी पीजीटी इंग्लिश, मैंने बोला था वेडनेसडे में करेंगे बट आज ही कर लेते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे एंड देन वोकैब। लाइव आ जाइए जल्दी से। आई होप कि आपको ये, गुड मॉर्निंग विक्रांत, ठीक है। आई होप कि आपको ये सभी फैक्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। एक बार बता दीजिए, एम आई ऑडिबल क्लियरली? फैन की वॉइस तो नहीं आ रही है? मैंने बोला था वेडनेसडे में करेंगे, ठीक है, आज ही कर लेते हैं। अभी ठीक लग रहा है मुझे। चलो सब कुछ ओके है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। Edu the fancy cannot cheat so well as she is famed to deceiving elf lines are from। ये लाइन कहाँ से है? Odd on a Grecian urn, odd to indolence, odd to a nightingale या none of these। तो ये लाइन्स आपको बतानी है ये कहाँ से है, ठीक है। Edu the fancy cannot cheat so well। और ये लाइन्स हो जाती हैं आपकी ऑड टू अ नाइटिंगेल से। ओके, किसका वर्क है ये ऑड टू अ नाइटिंगेल? ये किसका वर्क है? जॉन कीट्स का वर्क है, ठीक है, ध्यान रखना। जॉन कीट्स का फेमस वर्क है ऑड टू अ नाइटिंगेल। ऑड टू अ नाइटिंगेल से ये लाइन्स हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। ऑड टू अ नाइटिंगेल ये हमने ब्रीफ डिस्कस भी किया है। इसको 1819 में कीट्स लिखते हैं। कब लिखते हैं? जब वो अपने फ्रेंड ब्राउन के साथ वेंटवर्थ प्लेस पर रह रहे थे, है ना, ये हमने कल ही डिस्कस किया था। और एक प्लम ट्री के नीचे बैठे रहते हैं और नाइटिंगेल को नेस्ट बनाते हुए देखते हैं, तब ये लिखते हैं। और ये लाइंस कहाँ से हैं? ऑड टू अ नाइटिंगेल से हैं। जॉन कीट्स की फेमस ऑड है, पोयम है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। ला बेले डेम सेंस मर्सी इज कीट्स बैलेड 1819। ये जो टाइटल है टेकन फ्रॉम, लिया गया है 15th सेंचुरी की पोयम से। तो वो उस पोयम का आपको नाम बताना है, ठीक है। 15th सेंचुरी की पोयम बाय, वो पोयम किसने लिखी थी? एलेन चार्टर, होमर या वर्जिल या नन ऑफ दीज। ला बेले डेम सेंस मर्सी ये कीट्स का फेमस बैलेड है। तो आपको ये बताना है ये 15th सेंचुरी की एक पोयम से लिया गया है। वो पोयम किसकी है? ये बैलेड जॉन कीट्स 1819 में लिखते हैं, 1820 में इसको पब्लिश कराते हैं, ठीक है। और ये जो पोएट थे ये एक फ्रेंच पोएट हो जाते हैं। पोयम 12 स्टैंजा में लिखी गई है, ध्यान रखना। ये जो बैलेड है 12 स्टैंजा में लिखी गई है। और इस पोयम में जॉन कीट्स क्वेश्चन आंसर टेक्निक का यूज करते हुए इसको लिखते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कीट्स का कौन सा वर्क क्वेश्चन आंसर टेक्निक पर बेस्ड है। तो आंसर इज ला बेले डेम सेंस मर्सी, कीट्स का फेमस बैलेड है। और ये टाइटल 15th सेंचुरी की पोयम। और ये कौन हो जाते हैं? एलेन चार्टर, ध्यान रखना इस नाम को। एलेन चार्टर इज द राइट आंसर। एलेन चार्टर की जो पोयम थी वहां से इसे लिया गया है। कौन है ये? ये एक फ्रेंच राइटर है और इस बैलेड को जॉन कीट्स 12 स्टैंजा में लिखते हैं। ये ऑटोबायोग्राफिकल पोयम उनकी मानी जाती है। और कीट्स ने ऑन लव फॉर फैनी ब्रैनी, ये जो उनकी लवर थी ना फैनी ब्रैनी, उसके लिए इसको शो किया था, ठीक है। ला बेले डेम सेंस मर्सी, और इसमें क्वेश्चन एंड आंसर टेक्निक का वो यूज करते हुए शो होते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 43। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। लाइन्स फ्रॉम, कहां से ये लाइन है? ये टीजीटी में भी लाइन्स पूछी गई थी प्रीवियस ईयर में, ठीक है। हालांकि जो जॉन कीट्स हैं वो सिलेबस में नहीं है टीजीटी के, बट ये लाइंस वहां से पुटअप की गई थी। तो आपको बताना है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी किस वर्क से ये लाइन है? जॉन कीट्स के। और टू अ ग्रेशियन अर्न, और टू साइकी, और टू इंडोलेंस या और टू अ नाइटिंगेल।
यस, ये लाइंस हो जाती हैं आपकी ऑड टू अ ग्रेशियन अर्न से। कीट्स का फेमस ऑड है, 1819 में उन्होंने ये लिखा था। ठीक है, ये अर्न जो है ये ग्रेशियन अर्न यानी कि एक मार्बल अर्न है जो कि लॉर्ड हॉलैंड से रिलेटेड है। ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है इसमें जो कीट्स हैं वो इंस्पायर होते हैं एक मार्बल अर्न से। ये मार्बल अर्न लॉर्ड हॉलैंड से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें ग्रीक लाइफ की स्टोरी को बताया गया है। पास्ट में जो ग्रीक लाइफ थी, ये जो अर्न है, अर्न का मीन्स वो कलश जो है वो ग्रीक लाइफ की स्टोरी को उसमें बताता हुआ शो होता है, और वहीं से ये लाइंस हैं। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल। ओके, चलो नेक्स्ट। Lamb adopted the name of Elia as pen name for his work. This Elia was an Italian person who was, ये बताना है आपको। ठीक है, लैम ने जो इलिया ये नाम अडॉप्ट किया था एज अ पेन नेम, उन्होंने अपने वर्क लिखे थे इस नाम से। दिस इलिया वाज एन इटालियन पर्सन। कौन था ये? द बॉस एट द साउथ सी हाउस, द गर्लफ्रेंड एट द साउथ सी हाउस, द फेलो क्लर्क एट द साउथ सी हाउस, या नन ऑफ दीज। ये बताना है आपको कौन था ये। चार्ल्स लैम्ब इस नाम से अपने बहुत सारे वर्क लिखते हैं। सो ये थे व्हाट, एक फेलो क्लर्क थे साउथ सी हाउस में। ये जो लैम्ब थे इन्होंने एज अ फेलो क्लर्क वर्क किया साउथ सी हाउस में। और ये जो एसे ऑफ इलिया है, लैम्ब के कलेक्शन ऑफ एसे इसी नाम से दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये एसेज ऑफ इलिया सबसे पहले लंदन मैगजीन में शो हुए थे, इसको आप ध्यान रखना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807 वर रिटन इन कोलैबोरेशन। ठीक है, उन कोलैबोरेटर्स के आपको नेम बताने हैं। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो कि 1807 में लिखा गया था, कौन कौन थे? लैम्ब एंड कॉलरिज, लैम्ब एंड हिज सिस्टर मैरी, लैम्ब अलोन, या नन ऑफ दीज। ओके, टेल मी द नेम। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किस किस के कोलैबोरेशन में ये लिखा गया था? ये है लैम्ब एंड हिज सिस्टर मैरी। इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से भी मैंने क्वेश्चन पिक किए हैं। यहाँ पर कलेक्शन ऑफ प्रोज टेल्स है जिसमें शेक्सपियर्स के जो 20 प्लेज हैं उनको डिस्कस किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। शेक्सपियर के 20 प्लेज को यहां डिस्कस किया गया है। ठीक है, और कोलैबोरेटेड एडवेंचर ऑफ लैम्ब, लैम्ब इसमें क्या, लैम्ब ने 6 ट्रेजेडी को इंक्लूड किया है इन टेल्स में, और उनकी सिस्टर मैरी ने 14 कॉमेडीज को इंक्लूड किया है। लैम्ब ने जो 4 फेमस ट्रेजेडीज हैं, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ के साथ साथ डायमंड्स ऑफ एथेंस और रोमियो जूलियट को इंक्लूड किया है। और जो उनकी सिस्टर मैरी है उन्होंने 14 कॉमेडीज को इस वर्क में इंक्लूड किया है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर उन्होंने 1807 में लिखा था, कोलैबोरेटेड वर्क है। ओके, Charles Lamb also tries his hand in writing plays in 1806. His farce, good morning Radhi Rani, his farce was accepted at Drury Lane but it was a failure name, the farce. ठीक है, चार्ल्स लैम्ब ने राइटिंग प्लेज भी लिखना शुरू किया 1806 में। उनके जो फार्स थे एक्सेप्ट किए गए ड्यूरी लेन, बट इट वाज अ फेलियर, लेकिन ये फेलियर रहे। तो वो जो फार्स उन्होंने लिखा था उसका नाम बताना है। मिस्टर एच, मिस्टर जी, मिस्टर ए, मिस्टर ई। क्या टाइटल था फार्स का, ये आपको बताना है। ये टाइटल था, ए ऑप्शन यहां करेक्ट होगा। मिस्टर एच नेम से उन्होंने ये फार्स वगैरह लिखे थे। हु प्रिफर लैम्ब द क्रिटिक टू लैम्ब द एसेज। ठीक है, किसने प्रीफर किया है लैम्ब द क्रिटिक से लेकर लैम्ब द एसेज तक? प्रोफेसर सैमसन, एल्बर्ट ह्यू वॉकर और प्रोफेसर ओलिवर एल्टन। बताइए। तो ये हो जाते हैं लैम्ब द क्रिटिक टू लैम्ब द एसेइस्ट, प्रोफेसर सैमसन, एल्बर्ट ह्यू वॉकर या प्रोफेसर ओलिवर एल्टन। ये हो जाते हैं प्रोफेसर ओलिवर एल्टन। ठीक है, इन्होंने लैम्ब को द क्रिटिक से लेकर लैम्ब द एसेइस्ट बोला है। स्पेसिमैन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स भी इनको बोला जाता है।
चार्ल्स लैम्ब के बारे में। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेलेट सम? ये जो वर्ड है स्ट्रेलेट सम, इसका मीनिंग क्या है? यू आर अ फूल, दे आर फूल, आई एम एन इडियट, आई एम अ फूल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? इस वर्ड का आपको मीनिंग बताना है। ओके, सो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड और कहाँ यूज किया गया है ये वर्ड, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मे बी आपसे पूछ लिया जाए ये वर्ड आई एम अ फूल, इसका मीनिंग हो जाएगा स्ट्रेलेट्स। स्ट्रेलेट्स का मीनिंग होता है फूल। ओके, और ये वर्ड चार्ल्स लैम्ब इसको जो ऑल फूल्स डे है उसको सेलिब्रेट करते हुए इस वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल, क्योंकि अप्रैल फूल डे मनाया जाता है तो उस डे को सेलिब्रेट करते हुए इस वर्ड का यूज करते हैं स्ट्रेलेट सम। स्ट्रेलेट सम का मीन्स होता है ऑल फूल डे। ओके, हाँ, वेरी गुड विनीता। ओके राजेश, ठीक है, रुचि गुड मॉर्निंग। हाँ, ओके, तो ये जो ऑल फूल्स डे 1 अप्रैल को वो सेलिब्रेट करते हैं और इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट को वो इनवाइट करते हैं 1 अप्रैल को मनाने के लिए। ये पूछा जा सकता है कि उनका एक कैसे था ऑल फूल्स डे। चार्ल्स लैम्ब इसमें स्यूडो सीरियस टोन को यूज करते हैं प्रेजेंट करने के लिए। स्यूडो सीरियस टोन मीन्स ये एक रीडर्स का कॉमिक पोर्ट्रे होता है। आपसे पूछा जा सकता है इसमें वो जो कॉमिक और विटी कैरेक्टर्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन को शो करते हैं और इस ऐसे में उन्होंने दिखाया है सटल विट एंड आयरनी को, जॉक्स वगैरह उन्होंने शो किए हैं। और द फूल्स डे इज सेलिब्रेटेड लाइक अ बर्थडे सेलिब्रेशन, और उन्होंने इस फूल डे को बताया है कि ये जो फूल डे है एक बर्थडे सेलिब्रेशन की तरह से मनाया जाता है। ऑल फूल्स डे ये फेमस ऐसे हो जाता है चार्ल्स लैम्ब का, ध्यान रखना ये पूछा जा सकता है आपसे। चार्ल्स लैम्ब का फेमस ऐसे ऑल फूल्स डे, और इसके लिए ये वर्ड वो यूज करते हैं स्ट्रेलेट सम। ठीक है, जिसका मीन्स होता है आई एम अ फूल। 1 अप्रैल वाला जो डे है उसको एज अ बर्थडे सेलिब्रेशन वो सेलिब्रेट करते हुए शो होते हैं, जिसमें पीपल इनवाइट किए जाते हैं लाइक फिलोसफर एम्पीडोकल्स और क्लेमोब्रोटस। में भी आपसे लाइन पूछ ली जाए तो इसलिए मैंने इनका नाम यहाँ इंक्लूड किया है। इनको एल्यूड करते हुए वो इस एस्से में लिखते हैं गैबिर, रेमंड, लेली एंड सो ऑन। ठीक है, किस तरह से ये लाइन्स हो जाती हैं इस एस्से की। ये लाइन अगर पूछ ली जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। गुड मास्टर एम्पीडोल्स, यू आर वेलकम। It is long since you went a salamander gathering down Etna, worse than samphire picking by some oats। देखो किस तरह के वर्ड्स यूज किए गए हैं इसमें, यानी कि कॉमिक एंड विटी वर्ड्स का वो यूज करते हैं। अब इसमें से कोई भी अगर लाइन पूछ ली जाए तो वो आपको पता चल जाएगी, वहां आप इजीली उनको आइडेंटिफाई कर पाओगे उन लाइन्स को, क्योंकि बहुत ही एक्सेंट्रिक सी लाइन होंगी वो। salamander gathering, okay, and samphire picking by some oats, 'tis a mercy you worship did not sing your mistakes। इस तरह के वर्ड ऑल फूल्स डे अपने ऐसे में चार्ल्स लैम्ब यूज करते हैं। ये नेम मैंने इसलिए इंक्लूड किए हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंसी इज व्हाट? अ नॉवल, अ ट्रेजेडी, अ कॉमेडी और शॉर्ट स्टोरी। ये बताना है आपको व्हाट इज द सेंसी। ये मत सोचना कि एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन लंबा होगा तो फिर आपको रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फैक्ट अपने आप रिकॉल हो जाते हैं, इसीलिए एक्सप्लेनेशन लॉन्ग होती है। ओके, अब मैं एमसीक्यू आपको रटा दूं चलो चलो ऐसे करके, तो फिर वहां पे जब एग्जाम में बैठोगे ना सारे ऑप्शन एक जैसे लगेंगे आपको, सब यूं लगेंगे कि सारे ही सही है। ठीक है, इसलिए विद एक्सप्लेनेशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम टाइम है। चलिए, हाँ, सेंसी क्या है? ये सेंसी ये है एक नॉवल, 5 एक्ट्स में लिखा गया है। किसका नॉवल है? पीबी शेले का है। समर 1819 में लिखा था। इंपॉर्टेंट नॉवल है सेंसी, और रियल रोमन फैमिली से इंस्पायर होकर पीबी शेले ये वर्क लिखते हैं। ये रोमन फैमिली कहाँ रहती थी? द हाउस ऑफ सेंसी में। ओके, हाँ ठीक है, ये एक नॉवल है। मैन इज अ बोस्टफुल क्रिएचर, दिस इज द थीम ऑफ वन ऑफ शेलीज वर्क।
किस वर्क की थीम है ये? एपिप्सिशेडियंस, ओzymandias, द सेंसी एंड नन ऑफ दीज। कि जो मैन है वो एक बॉस्टफुल क्रिएचर है, ये बताना है आपको। किस वर्क की थीम है? यस, एंड योर आंसर इज ओके, ठीक है। बताइए। ये जो ओzymandias है ये शैली का सोनेट है, ध्यान रखना। सोनेट है, इंपॉर्टेंट सोनेट है, और इसको ले हंट के द्वारा पब्लिश कराया गया था। ओzymandias एक ग्रीक एम्पेरियर थे, उन पर बेस्ड ये वर्क है। ह्यूमन ग्रेटनेस और जो डेप्थ की पावरफुलनेस है उसको शो किया गया है इस सोनेट में, एंड ये हो जाता है आपका ओzymandias। ठीक है, ओzymandias, मैन इज अ बोस्टफुल क्रिएचर, ये इसी वर्क की थीम है, ध्यान रखना, ओzymandias की। इसमें बोलते भी है माई नेम इज ओzymandias किंग ऑफ किंग्स, मीन्स राजाओं का राजा। ठीक है, पावरफुलनेस, ग्रेटफुलनेस इस वर्क में वो शो करते हैं, और इसी में ही मैन को एक बोस्टफुल क्रिएचर बताते हैं, यानी कि फनी क्रिएचर, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हो ह्यूमरिस्टिक वे में बोलते हैं। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शैलीज मास्क ऑफ अनार्की इज व्हाट? एपिक है, सटायर है, नॉवल है, या नन ऑफ दीज? शैली का मास्क ऑफ अनार्की, बताइए। ये तो इजी क्वेश्चन है, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको फिंगर टिप पर होने चाहिए। ये एक सटायर है, ठीक है, मास्क ऑफ अनार्की उनका लिखा हुआ एक सटायर है। वेरी गुड डोंट पूजा। ये उन्होंने कब लिखा था? मैसेकर एट मैनचेस्टर, जब वो पीटरलू वॉर हुआ था, पीटरलू वॉर, उस पर ये मास्क ऑफ अनार्की वो लिखते हैं। ये ध्यान रखना, मैसेकर एट मैनचेस्टर, मैनचेस्टर में जो नरसंहार हुआ था उस पर लिखा गया इनका एक सटायर है, मास्क ऑफ अनार्की। ब्रिटिश पॉलिटिकल पोयम ये मानी जाती है। और पीवी शैले जो पीटरलू मैसेकर हुआ था उस ईयर में, किस ईयर में? 1819 में, वहां पर फ्रीडम के लिए इस मास्क ऑफ अनार्की को वो लिखते हैं। लाइंस नोट कीजिए, फर्स्ट यानी कि बिगनिंग लाइन है, एज आई ले asleep in Italy, there come a voice from over the sea, and with great power it forth led me to walk in the vision of poesy। यानी कि जब वो इतना मीन्स वहां पर मैसेकर हुआ था, नरसंहार हुआ था, तो एज आई ले asleep in Italy, कि मैं इटली में लेटा हुआ था या सो रहा था, ठीक है, सी की तरफ से एक वॉइस आई, तो उन सारी चीजों को वो यहाँ इंक्लूड करते हुए शो हो रहे हैं। कौन? पीबी शैले। किसमें? द मास्क ऑफ एनार्की में। ठीक है, पीटरलू मैसेकर पर बेस्ड था ये वर्क, पीबी शैले का, ध्यान रखना। हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन, हु रिमार्क्ड इट फॉर विलियम शेक्सपियर। उनकी जो स्टोरी थी रिक्वायर्स रोमन एंड किंग्स, बट वो क्या, किसके बारे में सोचते थे? ओनली मैन के बारे में। तो ये जो रिमार्क है विलियम शेक्सपियर को किसने दिया है? बेन जॉनसन, ड्राइडन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए। ये रिमार्क है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का। ओके, which American poetess won the Pulitzer Prize for Poetry 4 times? It's very easy question and previous year question, 2016 का क्वेश्चन है। कौन से अमेरिकन पोएट या पोएटिस ने पुलित्जर प्राइज पोएट्री के लिए उनको 4 टाइम्स मिला? और अगर आपको लर्न है तो आप डेट भी टाइप कर दीजिए। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, एमिली डिकिंसन, कमला दास। हाँ जी, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1874 से लेकर 1963 तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है, और ये पोएट लॉरिएट भी सेलेक्ट किए गए इन 1961। वेरी वेल डन रुचि। ये हो जाते हैं आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कब मिला था? यस, ये भी टाइप कर दीजिए कि इनको ये जो पुलित्जर प्राइज है किस किस डेट में मिला था।
चलिए. Who called Shakespeare the largest and most comprehensive soul? Dr. Johnson, Dryden, T.S. Eliot या I.A. Richards? एक सेकेंड वेट कीजिए, 1 मिनट. एक सेकेंड, मैं जरा कुछ चेक कर लेती हूँ. ओके. ठीक है. बताइए. ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी का ठीक होगा. 55, क्वेश्चन नंबर 55. हाँ, वेरी गुड. ये ड्राइडन ने बोला था द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल. ये तो टीजीटी का क्वेश्चन है, इसको क्यों रोंग कर रहे हो? हाँ, वेरी गुड रुचि. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेंज ट्रेजेडी? इसमें से आपको रेवेंज ट्रेजेडी आइडेंटिफाई करनी है. हैमलेट, द डचेस ऑफ माल्फी, वॉल्पोन एंड गुरबक. बताओ. और ये हो जाती है आपकी यस. यस, ये हो जाती है आपकी व्हाट? वॉल्पोन. दिया किसी ने आंसर? वॉल्पोन. वॉल्पोन किसका वर्क है बताना जरा, पूछा जा सकता है. वेल डन रुचि. ये हो जाता है आपका सी. वॉल्पोन किसका वर्क है? बेन जॉनसन का. ठीक है. ये एक कॉमेडी है और बाकी तीनों रेवेंज ट्रेजेडी है. हैमलेट शेक्सपियर की है. ठीक है. द डचेस ऑफ माल्फी किसकी है? जॉन वेबस्टर की, जो कि एक जैकोबियन रेवेंज ट्रेजेडी है. और ये गुरबक वाली तो आप जानते हो. राइटर टाइप करो इनके. कौन थे? टॉमस नॉर्टन एंड सेक्विल. 1561 में ये लिखी गई थी. इसको नहीं भूलना है आपको. ठीक है. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. किससे? गुरबक से. और अदर टाइटल क्या था इसका? अदर टाइटल द ट्रेजेडी ऑफ गुरबक नाम से ये पब्लिश हुई थी. फेरेक्स एंड पॉरेक्स भी इसको बोला जाता है. और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के सामने इसे परफॉर्म किया गया था 1561. ओके, क्लियर? चलो, वेरी गुड. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज अप्लाइड टू अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एंड इंपॉर्टेंट एक्शंस? अब ये मत बोलना कि इस तरह के क्वेश्चंस क्यों इंक्लूड किए. 2016 में डिटो क्वेश्चन ऐसे ही आया था. आंसर दो. कॉमेडी, ट्रेजिकॉमेडी, सटायर एंड ट्रेजेडी. प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करने होते हैं. अगर आपने किए होंगे तो क्विक आंसर आप करेंगे. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज अप्लाइड टू अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीरियस एंड इंपॉर्टेंट एक्शन? ध्यान से चूज करना. और इसमें सिर्फ किसकी बात हुई है? सीरियस एंड इंपॉर्टेंट एक्शंस की बात हुई है. ठीक है. तो कॉमेडी आप जानते हो, ट्रेजी कॉमेडी, सटायर या ट्रेजेडी. सो योर आंसर इज ट्रेजेडी. ओके, इजी है क्वेश्चन. बस इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे. ट्रेजी कॉमेडी नहीं, सिर्फ सीरियस एंड इंपॉर्टेंट एक्शंस की बात हुई है. तो यहां आपका आंसर होगा, आंसर विल बी ट्रेजेडी. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ? प्रीवियस ईयर का डिटो क्वेश्चन है, मैंने रखा है यहां इसलिए. वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड्स दैट हिज अर्लीस्ट वर्सेस वर a tame imitations of Pop's versification. आपको बताना है क्या ये सही है या गलत है. ठीक है. Throughout his life, he never wavered in his faith in himself and his immortality as a poet. Lyrical Ballads was published at Cockermouth. The Prelude was completed in 1805. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है इसमें से. एंड योर आंसर इज? लेट चल रही है क्या क्लास? हाँ, ठीक तो है. यस, इस क्वेश्चन का आंसर मैं वेट करूंगी. क्या चूज करोगे आप? वेरी वेल डन. लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड एट कॉकरमाउथ. ये रोंग हो जाता है. ठीक है, यही रोंग हो जाता है. कॉकरमाउथ में नहीं पब्लिश हुई थी. कहाँ हुई थी पब्लिश?
तो यही आपका यहाँ रोंग हो जाता है, बाकी सभी सही है। ओके, विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच। हाँ बताइए, ये जो मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच है इसके बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। द ग्रीक लैंग्वेज मेटोनिमी डिनोट्स अ चेंज ऑफ नेम। मेटोनिमी occurs where one thing is applied to another with which it has become closely associated. In metonymy, a part of something is used to signify the whole. या the scepter can be used to stand for a king is metonymy। बताइए कौन सा करेक्ट नहीं है मेटोनिमी के कॉन्टेक्स्ट में। 2016 में क्वेश्चन ये इसी तरह से पूछा गया था। Yes, very well done. Metonymy, part of something is used to signify the whole. Very good. ये आपने सही पहचाना। ये किसकी है डेफिनेशन? Used to signify the whole. A part of something is used to signify the whole. किसकी डेफिनेशन है? बता दीजिए। इजी है ना? एफोरिज्म। Identify the aphorism. Ample use of simile and metaphor. Indirect way of saying something embarrassing or unpleasant. A speech or writing glorifying something or someone. Short phrase that says true or wise. एफोरिज्म क्या होता है ये पता है ना आपको? हाँ, वेरी वेल डन रुचि, ये सैनिक डकी है। ठीक है, एंड राइट आंसर है यस, शॉर्ट फ्रेज दैट सेज ट्रू और वाइज। वाइज स्टेटमेंट होता है ना, जैसे प्रोवर्ब्स वगैरह आप बोलते हो तो वहां पर एफोरिज्म होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटिलिटेरियनिज्म 2016 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई कीजिए, डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रीटिंग ऑल ह्यूमन बीइंग्स इक्वल। या इसका मीन्स होगा बिलीव दैट एंडोर्सेस ग्रेटर हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, act of using everything for one's own benefit, act of seeking pleasure in material attainment। बताइए ये इसमें क्या होगा, ये यूटिलिटेरियनिज्म, इसका मीन समझो। ठीक है, ये एक तरह का मूवमेंट है और इसका मीन्स होता है ग्रेटर हैप्पीनेस या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल जो बिलीव करते हैं किसमें, खुशी में, एक्सटेसी में। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स आप बोल सकते हो हैप्पीनेस या प्लेजर। प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इसका सिंपल वर्ड्स में आंसर होगा हैप्पीनेस या प्लेजर। वेरी वेल डन पूजा, यू आर राइट। हाँ ठीक है, utilitarianism has been historically used to justify reforms aimed at promoting fairness, equality and overall happiness। ये किसी भी वे में दिख जाए आपको क्वेश्चन में तो इसको आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसका मीन्स हैप्पीनेस से है, ग्रेटनेस से है, प्लेजर से है। ठीक है, इस तरह की कैपेसिटी ऑफ एक्शन जो बेनिफिट देती हो, ठीक है, और आपको हार्म होने से रोकती हो। कौन थे इसके फाउंडर? अगर फाउंडर पूछे जाने लगे तो जर्मी बेंथम इसके फाउंडर थे। ठीक है, इसमें वो बताते हैं कि जो एक्शन है वो राइट होने चाहिए। हमें किस चीज को प्रमोट करना चाहिए? सिर्फ हैप्पीनेस को। ठीक है, मॉरल जो थ्योरी है उन्होंने ये दी थी कि जो एक्शन है वो राइट होने चाहिए, रॉन्ग नहीं होने चाहिए। ह्यूमन वेलबींग यानी कि ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। लेट 18th एंड 19th सेंचुरी में ये देखने को मिला था। ठीक है, ये जो मूवमेंट है
नेक्स्ट क्वेश्चन, if in a ballad a line or stanza is repeated but with an addition that advances the story, it is called referential repetition, incremental repetition, just repetition या none of the above. प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन था, ठीक है. इफ्रिन एक तरह का बैलेड है, एक लाइन और स्टैंजा जो कि रिपीट होता रहता है, but with an addition that advance the story, it is called referential, incremental, just repetition या none of these. क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर कीजिए. हाँ, ये होगा आपका इंक्रीमेंटल रिपीटेशन. ठीक है, इंक्रीमेंटल रिपीटेशन ये जो टेक्निक है ट्रेडिशनल बैलेड से रिलेटेड है और इसमें किसी फ्रेज और स्ट्रेंजा को मल्टीपल टाइम्स यूज किया जाता है और जितनी भी बार उसको यूज करेंगे उसमें एक स्लाइट वेरिएशन आपको दिखने को मिलेगा, यानी कि ये इंक्रीज वे में दिखता है. ठीक है, इंक्रीमेंटल वे में ये आपको दिखेगा. ओके, तो इसका ध्यान रखना. इफ्रीन अ बैलेड अगर इस तरह से आ गया तो ये इंक्रीज वाला साइन यानी कि प्लस वाला साइन, यानी कि जो इसमें स्ट्रेंजा होते हैं each time with a slight variation or addition that builds suspense and reveals more of the narrative, it is called इफ्रीन. इंक्रीमेंटल रिपीटिशन इसमें देखने को मिलता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच? वेरी इजी क्वेश्चन. विलियम वर्ड्सवर्थ द ग्रीन लिनेट, विलियम वर्ड्सवर्थ टू द कुकू, विलियम वर्ड्सवर्थ टू द स्काईलार्क, विलियम वर्ड्सवर्थ टू अ स्काईलार्क. प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. हाँ, ध्यान रखना. ठीक है, हाँ जी बताइए. इनमें से कौन सा मिसमैच है? विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? सीधा सीधा क्वेश्चन ये है, कौन सा मिसमैच है? एंड योर आंसर इज, आई एम वेटिंग योर आंसर. ये तीनों पोएम्स हैं. हाँ, वेरी वेल डन अंजू यादव. ये जो तीनों ऑप्शंस हैं बिल्कुल करेक्ट हैं. ओके, वेरी गुड रुचि. ये 63 का होगा डी, टू अ स्काईलार्क. किसकी पोएम है बताना? पीबी शैली की पोएम है. और एक फैक्ट इससे ध्यान रखना, अब इसके बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे. ठीक है, ये जो पीबी शैली थे इन्होंने ये टू अ स्काईलार्क 1820 में लिखी थी. ओके, और इसी वर्क से इन्फ्लुएंस होकर विलियम वर्ड्सवर्थ लिखते हैं टू द स्काईलार्क. और कब लिखते हैं? 1825 में, और 1827 में इनकी पोएम ये पब्लिश होती है. लेकिन पीबी शैली ने पहले लिखी थी टू अ स्काईलार्क 1820 में. तो अगर आपको एग्जाम में टू अ स्काईलार्क दिख रही है मीन्स वो पीबी शैली का वर्क है, और टू द स्काईलार्क विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है. ध्यान रखना इस चीज को. हाँ ठीक है, पहले पीबी शैली ने लिखी थी, वर्ड्सवर्थ ने इनसे इन्फ्लुएंस होकर इसको लिखा था. ओके, और पीबी शैली स्काईलार्क को वहां स्पिरिट ऑफ जॉय बता रहे हैं. ओके, चलो नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट थ्री यूनिटीज अ पॉपुलर कंपोनेंट ऑफ अ ड्रामा? इनमें से कौन सा थ्री यूनिटीज से बिलोंग नहीं करता जो ड्रामा के पॉपुलर कंपोनेंट हैं? ठीक है, ड्रामा में पॉपुलर कंपोनेंट्स होते हैं, तो इनमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता? हाँ, वेरी गुड, यूनिटी ऑफ इवेंट्स. वेरी वेल डन पूजा. ये यूनिटी ऑफ इवेंट्स हैं. ओके, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन, ये ड्रामा के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हो जाते हैं जो हमें एक स्पेशली ड्रामा में देखने को ही मिलते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी लिटरेरी टर्म से. ठीक है, विच नॉवलिस्ट क्रिएटेड अ फिक्शनल मिसिसिपी काउंटी? ये उनका वर्क है. ठीक है, ये नॉवल है उनका. इन हिज नॉवेल्स ये एक मिसिसिपी काउंटी है, योगना पटवा काउंटी, और उन्होंने इस काउंटी को अपने नॉवल में शो किया है. तो कौन नॉवलिस्ट है वो? हेमिंगवे हैं, फॉकनर हैं, टॉनी मॉरिसन है, या एलिस वॉकर है? रिसेंटली मैंने आपको इंग्लिश नॉवल बहुत डिटेल में करवाया है. अगर किसी ने भी वो क्लास ध्यान से या सीरियस होके की होगी ना, क्विक आंसर करोगे इसका. इसीलिए थ्योरी क्लासेस इंपॉर्टेंट होती हैं. एमसीक्यू पढ़ने से काम नहीं चलता है. ठीक है,
हाँ जी बताइए। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, तब तक आप बताइए। इस तरह के जो नॉवल हैं जो किसी काउंटी पर बेस्ड होते हैं वो रीजनल नॉवल की कैटेगरी में आते हैं। नॉवल आप सब जानते हो, ठीक है। नॉवल कितनी फॉर्म्स है नॉवल की, सारी मैंने अभी रिसेंटली कराई हैं। पिकारेस्क्यू, गॉथिक, हिस्टोरिकल, रियलिस्टिकल, रीजनल, साइकोलॉजिकल, ओके, एंड एपिस्टोलरी। तो ये सारी मैंने कराई है। वेरी वेल डन। फॉकनर, ये फॉकनर है, रीजनल नॉवल का ये एग्जाम्पल है। ये इस तरह के नॉवल होते हैं, सीरीज ऑफ नॉवेल्स, जहां पर एक पर्टिकुलर रीजन में सेटिंग होती है। और ये जो काउंटी है, इनके इस नॉवल की सेटिंग यहाँ है और इसी नाम से इन्होंने अपने नॉवेल्स की सीरीज को रिप्रेजेंट किया है विलियम फॉकनर ने। फिक्शनल मिसिसिपी काउंटी है, ठीक है। हार्डी का एक और एग्जाम्पल ले लीजिए रीजनल नॉवल का। हार्डी के नॉवल जो उन्होंने वेसेक्स काउंटी में लिखे हैं, यानी कि वेसेक्स एक जगह का नाम है। और इन नॉवेल्स को, टॉमस हार्डी के इन्हीं नॉवेल्स को वेसेक्स नॉवेल्स भी बोला जाता है। सदर्न इंग्लैंड में लिखे हैं, सदर्न इंग्लैंड में है ये वेसेक्स, ओके। टी.एस. एलियट, critical notions, dissociation of sensibility and objective correlative was derived. Italian poets, German critics, French writers, या none of these? Choose your answer. T.S. Eliot का जो critical notion है, dissociation of sensibility and objective correlative derived है किस तरह के राइटर से, क्रिटिक से, पोएट से, बताइए। हाँ, वेरी गुड पंकज, ठीक है ठीक है। एंड द आंसर इज, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये है आपके फ्रेंच राइटर्स, ओके। ये जो इनके क्रिटिकल नोशंस है ना, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव कॉरेलेटिव, फ्रेंच राइटर से डिराइव्ड हैं। लार्जली इन्फ्लुएंस थे फ्रेंच सिंबोलिस्ट, जिसमें नाम आता है चार्ल्स बॉडलेयर का एंड ज्यूल्स लेफ्रिज का। इनसे ये इंस्पायर थे, इन्फ्लुएंस थे टी.एस. एलियट और स्टडी ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, ठीक है। कौन थे ये? फ्रेंच राइटर्स, ध्यान रखना। हाँ ठीक है, वेरी गुड। हेजियोग्राफीज आर रिटन ऑन लाइव्स ऑफ मार्जिनल्स, लाइव्स ऑफ सेल्ट्रंस, स्टाइल्स, लिव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट, नन ऑफ द अबव। हेजियोग्राफीज, graphics are written on, easy question, इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन है ये आपका, बताइए। आपने जो प्लेस वगैरह पढ़े होंगे, मॉरलिटी, मिरेकल प्लेस पढ़े हैं इंग्लिश ड्रामा में, ठीक है। जो मिस्ट्री प्लेस थे उनमें बाइबल के सब्जेक्ट से रिलेटेड जो प्ले थे वो शो किए जाते थे, और मिरेकल प्लेस डील करते थे मिरेकल्स ऑफ सेंट से। वेरी वेल डन, ये सभी का ठीक है। यानी कि क्रिश्चियन सेंट की लाइफ पर लिखा गया कोई भी वर्क, उसको हेजियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। हेजियोग्राफिक्स या हेजियोग्राफी बोला जाता है। वेरी गुड, ठीक है। विच बैटल ओकर ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेनरी फिफ्थ? हेनरी फिफ्थ जो शेक्सपियर का हिस्ट्री प्ले है, फेमस प्ले है, बताइए। बैटल ऑफ बॉसवर्थ, बैटल ऑफ एजिनकॉर्ट, बैटल ऑफ ट्यूकिसबरी, या नन ऑफ दीज? हाँ, और ये हो जाते हैं, हाँ ठीक है, सेंट्स पर बेस्ड है। हेनरी फिफ्थ के टाइम पीरियड के ड्यूरिंग हमें देखने को मिलता है बैटल ऑफ एजिनकॉर्ट, ध्यान रखना। जो ये बैटल ऑफ बॉसवर्थ है, ये हमें रिचर्ड थर्ड के टाइम पीरियड के ड्यूरिंग देखने को मिलता है, जिसमें डाउनफॉल दिखाया जाता है रिचर्ड थर्ड का। तो अगर आपसे पूछा जाए बैटल ऑफ बॉसवर्थ किससे रिलेटेड है? रिचर्ड थर्ड से। उसके बाद कौन आता है थ्रोन पर? हेनरी सेवन, ओके। रिचर्ड थर्ड का डाउनफॉल इस बैटल से दिखाया गया है, बैटल ऑफ बॉसवर्थ, जिसको वो लॉस्ट हो जाता है, यानी कि हार जाते हैं वो। बैटल ऑफ ट्यूकिसबरी हेनरी सिक्स्थ से रिलेटेड है, स्पेशली पार्ट 3 में दिखाया गया है शेक्सपियर के प्लेस में। बैटल ऑफ श्रूसबरी ये हेनरी फोर्थ से रिलेटेड है, हेनरी फोर्थ जो कि हेनरी फिफ्थ के ही फादर थे। बैटल ऑफ श्रूसबरी शो किया जाता है, लेकिन हेनरी फिफ्थ उस टाइम क्या थे?
प्रिंस हैरी, तो इन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय वहां दिया था। ओके, नेक्स्ट देख लो एक बार, बैटल ऑफ एजिनकॉर्ट, ठीक है, ये किंग हेनरी फिफ्थ से रिलेटेड है। बैटल ऑफ बॉसवर्थ, ट्यूडर डायनेस्टी का उदय हो जाता है इसके बाद, और किसका डाउनफॉल होता है, रिचर्ड थर्ड का। बैटल ऑफ ट्यूकसबरी, ये वॉर ऑफ द रोजर्स के टाइम की बात है, जिसमें एडवर्ड फोर्थ हार जाते हैं लैंकेस्टेरियन फोर्स से, ठीक है। क्वीन मार्गरेट ऑफ एंजू इसमें फेमस है, ये हेनरी सिक्स्थ की वाइफ होती हैं। ओके, बैटल ऑफ श्रूसबरी हेनरी फोर्थ से रिलेटेड है। ओके, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? ओके, द वेस्टलैंड वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, बताइए द वेस्टलैंड, और ये भी बता देना किसका वर्क है और किस ईयर में ये वर्क पब्लिश हुआ था। थैंक यू पूजा। The Wasteland was published in the year 1920, 22, 24, 26, क्योंकि ये इजी है, ठीक है, इजी क्वेश्चन के आपसे ईयर पूछे जाएंगे। फेमस वर्क है, और किसका है, पीबी शैले का नहीं है। द वेस्टलैंड किसका है, अरे टीएस इलियट का वर्क है, ठीक है, एपिक पोयम है टीएस इलियट की। जैसे आप जॉन मिल्टन की पैराडाइज लोस्ट को याद रखते हो ना, जॉन मिल्टन पैराडाइज लोस्ट, वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड, इसी तरह से टीएस इलियट द वेस्टलैंड, आंख बंद करके याद रखना, ठीक है। इलियट की एपिक पोयम है, फ्री वर्स में उन्होंने लिखी थी, ध्यान रखना इस वर्क को, फेमस वर्क है द वेस्टलैंड। किस ईयर में पब्लिश हुआ था, 1922 में। ओके, ध्यान रखना। विच अमेरिकन पोएट पोएटेस वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री 4 times, रिपीटेड क्वेश्चन, फिर से रिपीट हो गया, वेरी गुड। इसमें है आंसर तो आपको पता है ना, कौन कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हाँ, क्वेश्चन एक और बनता है इसमें, 4 times मिला था ना उन्हें, ईयर्स टाइप करो। डज नॉट अपीयर इन टेनिसन यूलिसेस, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हिडेस, डिम्सी, ओल्ड यू और हैप्पी आइल्स। लेट डिस्कस ऑल द पॉइंट्स। ये टेनिसन का यूलिसेस प्रीवियस क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, और इसको जो यूलिसेस है इसको अच्छे से रीड कर लेना, बार बार रीड करना, ठीक है। हर एक पॉइंट आपको फिंगर टिप पर होना चाहिए। यूलिसेस का क्वेश्चन जरूर आता है एवरी ईयर। चलो डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हाइट्स है, डिम्सी है, ओल्ड यू है और हैप्पी आइल्स है, इनमें से टेनिसन ने अपने यूलिसेस में किसका रेफरेंस नहीं रखा है? वेरी वेल डन। हाँ, 11:30 से होती है प्रगति सॉरी, ठीक है। ये आंसर इसका ओल्ड यू, ठीक है, एक बार सुन लीजिए ध्यान से। ओल्ड यू का रेफरेंस उन्होंने नहीं दिया है। क्या है ये ओल्ड यू? एक ट्री है जो डेथ और मोर्न से रिलेटेड होता है, तो यूलिसिस में इसका कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया है, बट ये तीनों हमें यूलिसिस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन डिटो था, मैंने यही कॉपी पेस्ट किया है। हाइट्स यानी कि ये कॉन्स्टिलेशन है। कॉन्स्टिलेशन आप जानते हो ना, जैसे स्टार्स वगैरह होते हैं उनका ग्रुप, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन, है ना। आपने देखा होगा एक इस तरह से कुछ इमेज टाइप बन जाती है ना, वो 7 स्टार्स आपको दिखते हैं ऐसे चारपाई की तरह से, जो इमेज टाइप बन जाती है, ठीक है। तो ये स्टार, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, इसको क्या बोलते हो आप? कॉन्स्टिलेशन। तो ये हाइट्स, इसमें यूलिसिस में टेनिसन ने हिडेस बोला है, सॉरी हिडेस बोला है। हिडेस मीन्स कॉन्स्टिलेशन, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में रेन से रिलेटेड है। उसके बाद वो डिम सी बताते हैं, ठीक है। डिम सी डायरेक्टली इसमें यूलिसिस में टेनिसन ने यूज किया है ओशियन को दिखाने के लिए। एक ओशियन दिखाया गया है जिसमें यूलिसिस क्या करना चाहता है? सेल करना चाहता है। हमने बताया था, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये यूलिसिस कौन है? किंग ऑफ इथाका है। और ये इथाका क्या करता है कि अपने घर आके खुश नहीं होता, इसको एडवेंचर करना होता है। और जहां से टेनिसन ने इसके सोर्स लिए थे वो इसके जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। ये कल हमने डिस्कस किया था। और फिर बात आती है हैप्पी आइल्स। हैप्पी आइल्स क्या है?
ग्रीक कॉन्सेप्ट में इसको बोलते हैं पैराडाइज यानी कि स्वर्ग, हैप्पी आइल्स यानी कि पैराडाइज। ओके, सो यहां पर ओल्ड यू का जिक्र यूलिसिस में वो नहीं करते। राइट आंसर होगा इसका सी। अब कुछ की फैक्ट्स हैं उनको नोट कर लो। यूलिसिस टेनिसन का फेमस वर्क है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, 1833 में इन्होंने लिखा था, 42 में पब्लिश हुआ। अब टेनिसन इसको कब लिखते हैं? जब उनके फ्रेंड की डेथ हो जाती है उसके रिस्पॉन्स में। कौन सा फ्रेंड? आर्थर हेनरी हेलम, AHH। ओके, कैरेक्टर इसमें यूलिसिस है और ये यूलिसिस कैरेक्टर उन्होंने कहां से लिया है? ये ओल्ड है, एजेड हीरो है यानी कि ओल्ड है, ओल्ड मैन है। कहां से लिया है? होमर के ओडिसी से लिया है। आइलैंड ऑफ इथाका पर इसकी सेटिंग है, यहाँ का किंग है। रेस्टलेस एम्बिशन है, मीन्स अपने घर आकर खुश नहीं है, एडवेंचर की इच्छा रखता है ओल्ड एज में। ओके, और की आइडिया यानी कि जो यूलिसिस है उसके डिजायर क्या है कि वो अपनी रॉयल ड्यूटीज से बंधा हुआ है, ठीक है, और एक्सप्लोर करना चाहता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, देखो क्वेश्चन किसी भी वे में आए आपको रॉन्ग नहीं करना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट आर द हैप्पी आइल्स इन यूलिसिस, ऐसे आ गया हैप्पी आइल्स इन यूलिसिस तो आपका आंसर होगा पैराडाइज, है ना, या अ सॉर्ट ऑफ हेवन, हेवन दिख जाए, पैराडाइज दिख जाए। ओके, इस तरह से देना है आपको आंसर। और एक चीज और, इसमें एडवेंचर से रिलेटेड बात करता है वो, जो जहां से इन्होंने ये सोर्स लिए ना होमर की ओडिसी से, ये बिल्कुल डिफरेंट था बट सोर्स इन्होंने यहीं से लिए है इसके यूलिसिस के। ये होमर का जो ओडिसी है ये अपने घर आकर खुश घर जाना चाहता है, रेस्ट करना चाहता है, बट ये यूलिसिस एडवेंचर करना चाहता है, ठीक है, ध्यान रखना। कंक्लूडिंग लाइन है इसकी, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, लास्ट लाइन है इस वर्क की। ये एक आइडल किंग है, आइडल किंग यानी कि बहुत ही ज्यादा क्या, एक तरह से निगेटिव वे में आप लोगे, एक आइडल किंग है। बाय दिस स्टिल हार्ट अमंग दिस बैरन क्रेजेस, है ना, और मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ। ये लाइंस हो जाती हैं इसकी बिगिनिंग लाइंस, यहां से शुरुआत होती है यूलिस की। इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग, किंग ऑफ इताका को यानी कि यूलिसिस के बारे में ये बोला गया। अगर ये आ गई लाइंस तो भूलना नहीं है इनको। अब यहां पर ये एक्सप्लोर करना चाहता है, फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द मोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट। टेनिसन ने इसके सोर्स, जो बिगिनिंग लाइंस के सोर्स हैं वो तो लिए हैं होमर्स की ओडिसी से, और लास्ट में जो सिंबलाइज्ड सोर्स हैं वो लिए हैं दांते के इन्फर्नो से। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, इसको आप ध्यान रखना। ओके, चलो। In 1961, Frost was invited to read a poem at the inauguration of President Kennedy on January 20. तो उस पोएम का आपको नाम बताना है। Birches, Mowing, Mending Wall, The Gift Outright। 1961 में रॉबर्ट फ्रोस्ट को, जो उस टाइम पर वहां प्रेसिडेंट केनेडी हैं, उनके द्वारा इनवाइट किया जाता है पोएम को रीड करने के लिए। तो उस पोएम का नाम आपको बताना है, कौन सी पोएम बोली जाती है। वेरी वेल डन अमित, ये है आपका द गिफ्ट आउटराइट, ठीक है, एक पैट्रियोटिक लिरिक है। पूछा जा सकता है रॉबर्ट फ्रोस्ट के पैट्रियोटिक लिरिक का नाम बताइए। रॉबर्ट फ्रोस्ट के पैट्रियोटिक लिरिक का नाम है द गिफ्ट आउटराइट। 16 लाइंस में ये लिखा है और कहां पर, अ विटनेस ट्री से ये इनकी पोएम ली गई है 1642 में स्पेशली। और जो ये प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट का नाम भी पूछा जा सकता है केनेडी, ठीक है, इन्होंने इनको इनवाइट किया था इस पोएम को रीड करने के लिए। सच एज शी वॉज, सच एज शी वुड बिकम, इस तरह की लाइंस इस पोएम में देखने को मिलती हैं। ओके, सच एज शी वॉज, सच एज शी वुड बिकम, किसके लिए बोल रहे हैं? अपनी कंट्री के लिए बोल रहे हैं। कंट्री यानी कि अमेरिकन लैंड के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक तरह से एक ओवरव्यू देख लो इसमें। वहां पर जो पोएम रीड करते हैं तो वो वहां बताते हैं कि किस तरह से पास्ट में क्या हुआ था, अब हमारी कंट्री कहाँ स्टैंड करती है और फ्यूचर में हमारे क्या प्लान है। तो इस तरह की बातें वो इस पोएम में रिसाइट करते हुए शो होते हैं। फ्रोस्ट पोएम आर ल्यूसिड एंड सिंपल, दे आर रिटन इन। फ्रोस्ट की पोएम ना बहुत ज्यादा ल्यूसिड और सिंपल थी, तो वो किस में लिखी है? अमेरिकन डायलेक्ट, न्यू अमेरिकन डायलेक्ट,
इसको एन कर लेना. न्यू इंग्लैंड डायलेक्ट या नन ऑफ दीज. व्हाट इज योर आंसर? हाँ ठीक है, ठीक है. ओके प्रगति, रुचि, राधे रानी, ठीक है, ठीक है आप सभी का. क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर दो. ल्यूसिड. ल्यूसिड का मीन्स क्या होता है? ल्यूसिड यानी कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम थी ना, वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर. ल्यूसिड, इजी टू अंडरस्टैंड जिनको बोलते हैं. ओके तो वो कब कैसे लिखी गई थी? नहीं नहीं, रॉन्ग नहीं करना है. अमेरिकन डायलेक्ट में नहीं लिखी थी उन्होंने लिखी थी न्यू इंग्लैंड डायलेक्ट में. ठीक है, ध्यान रखना, न्यू इंग्लैंड डायलेक्ट में वो लिखते हैं. ओके वेरी गुड अमित. ठीक है, हाँ 73 का सी. देखो आंसर सभी ने वही टिक किया क्योंकि हम अभी इसी बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, है ना, कि अमेरिकन राइटर थे, इस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे. इसका मतलब ये नहीं है इन्होंने लिखी थी न्यू इंग्लैंड डायलेक्ट में, ध्यान रखना. ओके चलो, विच वन इज इन करेक्ट पेयर? वेरी इजी क्वेश्चन, रीड केयरफुली, ध्यान से पढ़ना, आंसर दे दोगे. मैडनिक वॉल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, टेनिसन. द इडिल्स ऑफ द हर्ट, टेनिसन. अ बॉयज विल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. प्रीवियस ईयर में 3 क्वेश्चन थे ऐसे. 2016 और 2021 का मैंने क्वेश्चन पेपर इवेलुएट करके कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं यहाँ पर. ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चन इस तरह के थे. हाँ ठीक है, वेरी गुड. बताइए. तो एक बार जो इंपॉर्टेंट राइटर्स की जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं उनको ध्यान से रीड कर लेना. सारे नहीं करने हैं. जैसे टीजीटी में जो वर्ड्सवर्थ है, मिल्टन है, उनके हम क्या करते हैं, सारे के सारे वर्क रीड करते हैं बिल्कुल, क्योंकि पता नहीं कौन सा वर्क उठा के रख दें. बट पीजीटी में यही एक वो है कि आपको डीप कहाँ जाना है, उनके फैक्ट में डीप जाना है. ठीक है, लाइंस वगैरह भी बस बिगिनिंग, कंक्लूडिंग या फिर जो फेमस होती हैं वो चीजें पूछी जाती हैं. और अगर वर्क की बात आए तो फेमस वर्क पूछे जाते हैं. यस, एंड योर आंसर इज वेरी वेल डन अमित. रुचि, यस वेरी गुड. हाँ बी, ये किसका वर्क है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का. नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, टेनिसन का नहीं है. ठीक है, बाकी सभी करेक्ट है. 1914 में ये वर्क आया था इनका, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, ध्यान रखना. शैली कैरेक्टराइजेस कीट्स एज डैश, अ गॉड विच डाइज एंड रेसरेक्ट एज अ फ्लावर. बहुत इजी क्वेश्चन है. शैली ने कीट्स को कैरेक्टराइज किया है एज, किस वे में? ये बोलते हुए अ गॉड विच डाइज एंड रेसरेक्ट एज अ फ्लावर, एक गॉड जिसकी डेथ हो जाती है एज अ फ्लावर के रूप में. वॉरियर, एडोनिस, अलास्टर या नन ऑफ दीज. And your answer is? वेरी गुड, वेरी वेल डन. ये किसने आंसर किया है 75 का? ठीक तो था, कट क्यों कर दिया? ये कट करके फिर रॉन्ग आंसर कर दिया. सही है, अलास्टर नहीं होगा, एडोनिस होगा. सही तो किया था. रुचि ने आंसर ठीक टाइप करके उसको फिर कट किया, फिर रॉन्ग कर दिया. अ पेस्टोरल एलेजी इन 1821, मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया है, उसको देख लेना आप ध्यान से. ठीक है, अ पेस्टोरल एलेजी इन 1821. ठीक है, एडोनिस कीट्स को एज एडोनिस वो वहां कैरेक्टराइज्ड करते हुए शो हो रहे हैं. और एक और चीज ध्यान रखना इसमें, ये थ्रेनोडी है. ओके, जिसमें पॉएट, थ्रेनोडी मीन्स जिसमें यहाँ पर पॉएट प्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मॉर्नर्स को, मीन्स विलाप करने वाले ज्यादा. ओके, और मोनोडी क्या होती है? जिसमें सिंगल होता है. मोनो से 1, और थ्रेनोडी यानी कि नंबर ऑफ मॉर्नर्स इसमें वो शो करते हैं. इसीलिए मैंने शॉर्ट अपलोड किया था. ठीक है, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है. शॉर्ट्स अपलोड करने का भी मेरा एक मोटिव रहता है, ऐसे ही नहीं कि मैं कुछ भी कर दूं. ठीक है, हु इंज्योर्ड हिज ऑन रेपुटेशन बाय कॉलिंग इलियट अ माइनर पोएट ऑफ 20th सेंचुरी. इनमें से कौन से वो राइटर हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी रेपुटेशन को डाउन कर लिया था इलियट को माइनर पोएट बुलाकर? डेविड डैचेस, अल्बर्ट कॉम्पटन रिकेट या विलियम जे लॉन्ग.
हाँ कंफ्यूजन होता है, पर कोई नहीं, प्रैक्टिस करो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये हैं आपके डेविड डैचेस। ओके, इलियड डोमिनेटेड द लिटरेरी सीन एंड केम टू बी नॉन एज द, हाँ वेरी गुड राधे रानी, you are right, well done Amit. Dawn of 19th century, pop of Russell Square, literary man of modern age, none of these. Iliad dominated the literary scene and came to be known as the, इलियट एक डोमिनेटेड सीन क्रिएट करते हैं, लिटरेरी सीन, और उनको जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, इलियट को पहचाना जाता है, डॉन ऑफ 19th सेंचुरी उनको बोला जाता है, पॉप ऑफ रसेल स्क्वायर बोला जाता है, या लिटरेरी मैन ऑफ मॉडर्न एज उनको बोला जाता है, टीएस इलियट को। पूरा नाम क्या था इनका, थॉमस स्टर्न इलियट। ये हो जाएगा आपका पॉप ऑफ रसेल स्क्वायर, इसको ध्यान रखना क्योंकि ये रसेल में रह रहे थे, ठीक है, इस ऐसे आपको इसमें रट्टा नहीं लगाना है, ध्यान रखना है इसको, रसेल स्क्वायर, ये यहां पर इस जगह पर ये रह रहे थे रसेल स्क्वायर पर, बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, रसेल स्क्वायर जगह पर रह रहे थे, तो इनको पोप बोला जाता है, अलेक्जेंडर पोप के नाम से, कि पॉप ऑफ रसेल स्क्वायर इनको बोला जाता था, ध्यान रखना, हाँ बी बी करेक्ट होगा। मॉडर्न लिटरेचर की एक प्रोमिनेंट फिगर है, द वेस्टलैंड, इन्होंने, इनका फेमस वर्क है वेस्टलैंड, और ये रसेल स्क्वायर में रह रहे थे लंदन में, इन्होंने लिटरेरी वर्ल्ड में एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दिया, जिसके बाद इनका निक नेम पड़ गया था पॉप ऑफ रसेल स्क्वायर। कहाँ रह रहे थे, रसेल स्क्वायर, लंदन में ही रह रहे थे। ओके चलो, Desperate Remedies 1871, the result of the inspiration from Tennyson, Trollope, George Meredith, none of these। अच्छा ये भी बता देना ये किसका वर्क है, Desperate Remedies फेमस वर्क है, किसका है ये वर्क, हाँ ठीक है, ये है आपका, ये इंस्पायर थे किससे, जॉर्ज मर्डिथ से, और टॉमस हार्डी का ये वर्क है, ये पब्लिशर थे, रीडर थे, जो हार्डी को एडवाइज करते हैं। ओके उसके बाद हार्डी ये नॉवल लिखते हैं डेस्परेट रेमेडीज 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉवल इज द रिजल्ट ऑफ हार्डीज कॉर्टशिप विद हिज फर्स्ट वाइफ, कौन सा नॉवल रिजल्ट था हार्डी की कॉर्टशिप का जो उनकी फर्स्ट वाइफ के साथ थी। ये ओनली नॉवल दैट इज विदाउट द टच ऑफ हिज पेसिमिज्म, ये उनका अकेला ऐसा नॉवल था जिसमें उन्होंने पेसिमिज्म को डिस्कस नहीं किया। क्या होता है पेसिमिज्म, अ पेयर ऑफ ब्लू आईज, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, नन ऑफ दीज। ये हार्डी की कॉर्टशिप जो उनकी फर्स्ट वाइफ के साथ हुई थी उसका रिजल्ट था टॉमस हार्डी का, बताइए। विच वन इज योर आंसर, हाँ वेरी गुड, टॉमस हार्डी का वर्क है, वेरी वेल डन, ठीक है हाँ वेरी गुड अमित। ये है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। ओके 1874 में ये वर्क आया था और टॉमस हार्डी का फोर्थ पब्लिश नॉवल था, और इसी वर्क से इन्हें लिटरेरी सक्सेस मिली, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। ठीक है वेरी वेल डन, ये सभी का ठीक है, और पब्लिश हुआ था एनोनिमसली कॉर्ड हिल मैगजीन में। हु आर द हीरो एंड हीरोइन ऑफ द नॉवल ज्यूड द ऑब्सक्योर, हीरो एंड हीरोइन आपको इस नॉवल के बताने हैं। ज्यूड द ऑब्सक्योर, फेयरफ्री एंड एलिजाबेथ, लेसेटा एंड हेनकर्ड, सुसान एंड ज्यूड फॉले एंड स्यू ब्राइड हेड। बताइए, राइटर भी बता देना। एक दो इंडियन राइटर्स भी हैं, नेक्स्ट सीरीज में आपको वो भी देखने को मिलेंगे। ये ज्यूड द ऑब्सक्योर,
ये इसमें हो जाता है ज्यूड फॉले एंड स्यू ब्राइडहेड, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका व्हाट, हाँ वेरी गुड अमित, वेरी वेल डन। ये है डी आंसर इसमें करेक्ट होगा, ज्यूड फॉले एंड स्यू ब्राइडहेड, फेमस है ये, इसको एक बार देख लेना इसके कैरेक्टर्स वगैरह। जॉनरा नॉवेल में रखेंगे, टॉमस हार्डी के वेसेक्स में सेटिंग है, 19th सेंचुरी लेट लिखते हैं, ठीक है, 1895 में ये पब्लिश हुआ था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग रिटन बाय पीवी शेले, टेनिसन, टीएस इलियट और नन ऑफ देम। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2016 में क्वेश्चन ये पुटअप किया गया है। पीवी शेले है, टेनिसन है, टीएस इलियट है, किसका वर्क है ये? इसके बाद हम वोकैब करेंगे, ठीक है। हाँ वेरी गुड अमित, वेरी वेल डन। ये हो जाते हैं आपके टीएस इलियट। इसमें एक फेल फ्रेंडशिप की स्टोरी को बताया गया है 3 एपिसोड्स में, ठीक है, जो कि 10 मंथ के पीरियड को कंप्लीट करती है। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी क्या है, किस जॉनरा में रखोगे? ड्रामेटिक मोनोलॉग के जॉनरा में आप इसको रखोगे। इसमें जो रिलेशनशिप है, एक ओल्डर वुमेन और एक यंगर मैन, उनकी रिलेशनशिप में जो परेशानियां हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उनको शो किया गया है। और वन मोर थिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, इसमें 2 राइटर्स जो हैं उनका रेफरेंस टीएस इलियट देते हैं, एक हेनरी जेम्स के नॉवल का और दूसरा एजरा पाउंड की पोयम का, ठीक है। ये एजरा पाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीएस इलियट के कॉन्टेक्स्ट में, इनका रेफरेंस इन्होंने अपने अदर वर्क्स में भी दिया है। वेरी वेल डन, हाँ ये आप सभी का ठीक है। चलिए फिर इट्स ऑल एनफ फॉर लिटरेचर। अब चलते हैं हम अपनी वोकैब सीरीज की ओर। 3 से 4 वर्ड्स ओनली हम फास्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो सिनोनिम्स हैं और जो हमने कल किए थे, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। शेड्यूल चेक कर लेना, मेरे को पता नहीं चलता है, क्लास रेडी हो जाती है तो इसलिए मैं लाइव आ गई, ठीक है, क्योंकि 500 सेक्शन 500 क्वेश्चन का सेशन मेरे को रखना है, तो मैं 13 या 14 क्लासेस में इनको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी। चलिए फर्स्ट वर्ड है आपका करकास। करकास के सिनोनिम टाइप कीजिए, क्योंकि हम 2 से 3 डेज हो गए हैं इसको डिस्कस करते हुए। सो टाइप योरसेल्फ द ऑल सिनोनिम ऑफ करकास, ओके। 11:30 पर आती हूँ मैं एग्जैक्ट, 11:30 पर एक बार चेक कर लिया करो। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो नोटिफिकेशन जो है ना उसको ऑन कर लो, यूट्यूब वाले को, फिर एक नोटिफिकेशन आपको आधा घंटा पहले मिलेगा, फिर उसके बाद जब क्लास आ जाती है तब भी आपको नोटिफिकेशन शो हो जाता है। टाइप द ऑल सिनोनिम ऑफ करकास। करकास का मीन्स सभी को बताए ना, वेरी वेल डन रुचि। कॉप्स, रिलिक्स, कैडेवर, डेड बॉडी, ठीक है। रिमेन्स, बोन्स, रिलिक्स, कैडेवर, स्टिफ, कॉर्पस, एशेस, कोर्स, ठीक है। ये सभी सिनोनिम्स किसके हैं? करकास के। इंपॉर्टेंट है, 1 वर्ड में पूछा जा सकता है, 1 वर्ड, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन जब इवेलुएट करते हैं तो इस तरह के वर्ड पूछे जाते हैं। 11:30 पर होती है अमित, डेली होती है, ठीक है, हाँ डेली आती हूं मैं, डेली। अगर पीजीटी मेरा रेडी नहीं होगा तो मैं टीजीटी कराऊंगी, ठीक है, बट मैं आऊंगी 11:30 पर, मैं आपको मिलूंगी यूट्यूब पर, ठीक है। कथारसिस, कथारसिस मीन्स होता है क्या? एब्ल्यूशन हो गया एक मीनिंग, बाकी आप टाइप कीजिए, लिटरेचर से रिलेटेड है। टाइप द ऑल सिनोनिम ऑफ कथारसिस, हाँ ठीक है, हाँ डेली होती है हमें, डेली। कथारसिस एब्लेशन या एब्रिएक्शन या क्लिनजिंग, और क्या हो सकते हैं? एक्सपर्गेशन और परगेशन। टाइप किया किसी ने? कथारसिस इजी है, सब जानते हो इसके बारे में। प्योरिफिकेशन, परगेशन ऑफ इमोशन, हाँ वेरी गुड अंजू, रुचि, ठीक है, प्रगति, वेरी वेल डन। रिलीज, ठीक है, ये सभी सिनोनिम्स हो जाते हैं आपके कथारसिस के। कथारसिस, परगेशन ऑफ इमोशन पढ़ते हो ना लिटरेचर में, स्पेशली इन ट्रेजेडी। चलो नेक्स्ट, कैविल। कैविल का मीन्स होता है क्यूबल, कीबल,
एक तरह से आप बोल सकते हो ऑब्जेक्शन, ठीक है। और क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, न्यू वर्ड है, सो दैट्स व्हाई आई एम टाइपिंग हियर कॉम्प्लेन, निटपिक, फस, कैविल, मॉन, निगल, ठीक है, ये सभी इस कॉन्टेक्स्ट में आ सकते हैं। कंप्लेन, सॉरी कॉम्प्लेन नहीं, कंप्लेन, कंप्लेन, ठीक है। नेटपिक, फर्स, कैविल, मॉन, निगल, क्रिटिसाइज करना, ऑब्जेक्शन करना, मटर करना, कैविल या क्विबल, ठीक है, ध्यान रखना इस वर्ड को। क्विबल पूछा जा सकता है, क्विबल, क्विबल यानी कि कंप्लेन करना या जैसे ऑब्जेक्शन करना, जैसे हर बात पे रहता है ना किसी का नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड को आप यूज कर सकते हो, कैविल, ओके। काप बोल सकते हो, फोल्ट बोल सकते हो, एक तरह से मिस्टेक है ना, हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलो ये वाला बताओ, सेलेशियल, एंजेलिक, यूटोपियन। यूटोपियन तो आपने पढ़ा है ना, यूटोपियन किस तरह का, एक इमेजिनरी वर्ल्ड जहां पर सब कुछ अच्छा होता है, यूटोपियन, या एंजेलिक या सेलेशियल। टाइप द अदर सिनोनिम्स, यस, टाइप द अदर सिनोनिम्स ऑफ सेलेशियल। हाँ ठीक है रुचि, राधे रानी, ओके ठीक है प्रगति, चलिए एंड अदर्स हो जाएंगे लाइक ब्लिसफुल, एंजेलिकल, सुपरनल, ट्रांसेंडेंटल, हेवनली, वेरी गुड, एथरियल, कॉस्मिक, सुपरनेचुरल, वेरी वेल डन प्रगति। डिवाइन बोल सकते हो, डिवाइन भी टाइप कर देना, गैलेक्टिक, ठीक है, कॉस्मिकल, ये तो टफ टफ है। और जैसे ये वाला वर्ड है, इसकी स्पेलिंग पूछी जा सकती है आपसे, इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना, TRANS, ट्रांस, और फिर बनाओगे CEN, सेन, डेंटल, ठीक है। स्पेलिंग आपसे पूछी जा सकती है जिसका मीन्स होता है हेवनली क्वालिटीज रखना, ठीक है, डिवाइन फिगर। नेक्स्ट कमेंट, हाँ वेरी गुड, गॉडली, सुपीरियर, एक्सटेटिक, वेरी गुड, वेरी वेल डन रुचि, अमित। गॉडली हो जाएगा, हेवनली क्वालिटीज, डिवाइन बोलोगे ना, डिवाइन। गॉड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सिनोनिम्स देखने हैं ना, तो गॉड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिवाइन फिगर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो गॉडली आप रख सकते हो। गॉडली क्वालिटीज क्या होती हैं, गॉडली क्वालिटीज क्या होती हैं, सब किसमें जाएंगी, पॉजिटिव वे में जाएंगी, है ना, हाँ ठीक है। कमेंट का होता है प्रेज या अपलॉड, इफ यू नो टाइप द अदर सिनोनिम्स ऑफ कमेंट। कॉम्प्लीमेंट, कॉन्ग्रेचुलेट, अपलॉड, क्लैप, ची, CHEE, ची, ची मीन्स भी होता है प्रेज करना, ठीक है, और टोस्ट, ये भी प्रेज के कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर सकते हो, सैल्यूट। और एक लिटरेचर वर्ड है बहुत अच्छा, बताना किसी को लर्न है, बहुत बार हमने क्लास में भी डिस्कस किया है, अगर किसी को लर्न हो तो बताओ कमेंट के लिए। लिटरेचर वर्ड, प्रशंसा करना जिसको बोलते हैं, नोट डाउन, एडमायर, ऑनर, ग्लोरीफाई, वेरी गुड, हाँ ठीक है, अप्लॉज, एक्सटॉल, यूलोजाइज और पेनग्रिक, है ना, ये लिटरेचर में यूज किया जाता है ना, प्रशंसा करने के लिए पेनग्रिक, यानी कि जब किसी की प्रशंसा की जाए, एडमायर की जाए, तो पेनग्रिक आप उसके लिए यूज करेंगे, PANEGRYIC, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप ये सब वर्ड्स यूज कर सकते हो, यूलोजाइज भी बोल सकते हो, हाँ ठीक है, यूलोजाइज। चलिए नेक्स्ट, कैवलकेड, न्यू वर्ड है कैवलकेड, बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कैवलकेड का मीन्स होता है प्रोसेशन, या जैसे बोलते हैं ना मार्च करना, परेड करना, कैवलकेड मीन्स क्या होता है, परेड करना। सो हाँ ठीक है, वेरी वेल डन, ठीक है अंजू, रुचि, अमित, ओके ठीक है प्रगति, वेरी वेल डन, अप्रिशिएट। कैवलकेड मीन्स क्या होता है, परेड या मार्च,
प्रोसेशन होगा, और क्या बोलोगे? मोटरकेड बोल सकते हो, करकेड बोल सकते हो, ठीक है। ये सब परेड के कॉन्टेक्स्ट में यूज होंगे, परेड, मोटरकेड या करकेड। ये जो CADE है ना, ये रूट वर्ड है। CADE का मीन्स क्या होता है कि एक तरह से, हाँ हाँ, वेरी गुड। CADE का मीन्स ही होता है क्या, एक तरह से मार्च करना। कैवलकेड, प्रोसेशन, कॉर्टेज, नोट डाउन दिस वर्ड, CORTEGE, कॉर्टेज। कॉर्टेज मीन्स भी होता है मार्च करना, मार्च तो बोलोगे ही। कॉलम, ट्रूप, ट्रूप भी तो होता है। कारवां, रेटिन्यू, कारवां, कारवां तो सुना है ना आपने वर्ड, कारवां। ये भी किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा? कैवलकेड के कॉन्टेक्स्ट में, हाँ। परेड, PARADE। मार्च पास्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर ये वर्ड्स आपको कहीं दिख जाए, किसी सेंटेंस में दिख जाए या कहीं भी, तो क्या होगा इनका मीन्स? कैवलकेड, यानी कि मार्च करना, परेड करना। कर्टेल, कर्टेल का मीन्स होता है शॉर्टन। टाइप द अदर सिनोनिम ऑफ कर्टेल, CURTAIL, कर्टेल। और क्या बोल सकते हो? कर्टेल, शॉर्टन या कम करना। हाँ, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। और क्या बोल सकते हो? रेलेवेंस, अब्रिज, या फिर सिंपल मीनिंग टाइप करो, मिनिमाइज करना। वेरी गुड अमित। रिड्यूस करना, और हाँ, ब्रीफ, वेरी वेल डन अंजू, वेरी गुड। कॉन्साइज, ट्रंकेट, एलाइट, एब्रीविएट करना। ये वर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है, इसको आप यूज भी कर सकते हो। एब्रीविएट करना, संक्षिप्त करना, कॉन्साइज करना, वेरी वेल डन। हाँ, एक वर्ड होता है डिमिनिश, डिमिनिश का मीन्स भी होता है शॉर्ट करना, कम कर देना। ओके, चलिए चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हैव अ गुड डे, ओके, एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, ठीक है, ठीक है अंजू, वेरी गुड। प्रगति, अमित, तबस